नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर सीबीआर में एक बार फिर स्वागत है। तो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। जैसा कि हमने आप लोगों को पिछली क्लास में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बता दिया है और पिछली क्लास में हमने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो रंगपट्टनम की संधि हुई थी, उस रंगपट्टनम की संधि को रंगपट्टनम की संधि ये कब हुई थी? ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद रंगपट्टनम की संधि होती है और इसके माध्यम से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है, शांति हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसी संधि थी कि इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने मैसूर का लगभग मैसूर राज्य का आधा क्षेत्र ले लिया था और साथ ही साथ टीपू सुल्तान के दो बेटों को भी अंग्रेजों ने अपने पास गिरवी रख लिया था। कहने का तात्पर्य है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि ये एक अपमानजनक संधि थी और इस अपमान को टीपू सुल्तान बर्दाश्त नहीं कर सका और इसलिए उसने अंग्रेजों से बदला लेने की पूरी कोशिश की। क्योंकि ये संधि उससे बर्दाश्त नहीं हुई, उसे अपना अपमान महसूस हुआ। देखा जाए तो टीपू बहुत ही योग्य था। जो टीपू सुल्तान था ये एक शिक्षित व्यक्ति था, योग्य था और इसे कई भाषाओं की जानकारी भी थी। जैसे फारसी भी बोल लेता था, अरबी, कन्नड़ और उर्दू, ये कई भाषाओं का टीपू को ज्ञान था, योग्य व्यक्ति था और इसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी इसने संरक्षण प्रदान किया और यहाँ तक कि भारतीय रॉकेट प्रौद्योगिकी का टीपू सुल्तान को जन्मदाता माना जाता है। और इसने अंग्रेजों से बदला लेने की कोशिश की, लेकिन टीपू सुल्तान को भारतीय राजाओं के सहयोग की कोई अपेक्षा नहीं थी। उसको पता था कि भारतीय राजा हमारा सहयोग नहीं कर पाएंगे और इसलिए टीपू सुल्तान ने भारतीय राजाओं से सहायता भी नहीं मांगी और इसने विदेशी सहायता प्राप्त की, विदेशों से सहायता मांगी, विदेशी सहायता इसने प्राप्त की। जैसे फ्रांसीसियों से इसने सहायता ली, नेपोलियन से बात की, साथ ही साथ अरबों से इसने सहायता प्राप्त की और सहायता ली और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान यहाँ के शासक से टीपू सुल्तान ने सहयोग मांगा और इधर अंग्रेज़ों ने मराठों को से संधि कर ली और मराठों को अपनी तरफ कर लिया था। और इस समय जो अंग्रेज़ों का सेनापति वो था आर्थर वेलेजली। ये अंग्रेज़ों का सेनापति था और टीपू सुल्तान से युद्ध हो जाता है, संघर्ष होने लगता है और टीपू हार जाता है, पराजित हो जाता है और टीपू वहाँ से भाग जाता है और भाग करके श्रीरंगपट्टनम टीपू पराजित हो जाता है और ये भाग जाता है वहाँ से और रंगपट्टनम में जाकर के रंगपट्टनम के किले में जाकर के ये शरण लेता है। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि ये पीछे पीछे दौड़ते हुए अपनी सेना को ले जाते हैं और श्रीरंगपट्टनम का जो किला जहाँ पर टीपू छुपा हुआ था उस किले को ये लोग घेर लेते हैं और लगभग 15 दिनों तक अंग्रेज रंगपट्टनम को घेरे रहे और इस किले की रक्षा करते हुए टीपू शहीद हो जाता है, टीपू मारा जाता है। और जब टीपू मारा गया और इसी के साथ मैसूर राज्य का देखा जाए तो अस्तित्व बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैसूर राज्य से
इस्लामिक साम्राज्य का अंत हो गया और मैसूर राज्य को मराठों ने, निजामों ने, अंग्रेजों ने आपस में बांट लिया और मैसूर राज्य से धीरे धीरे फ्रांसीसियों का भी प्रभाव खत्म होता चला गया। और इसी के साथ ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो जाता है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे केरल राज्य। केरल राज्य देखा जाए तो केरल राज्य जो है ये कोचीन, त्रावणकोर, कालीकट इनके मिलने से ये केरल राज्य बना था और 1763 तक अगर देखा जाए तो इसमें कई राज्य, कई छोटे छोटे क्षेत्र इसमें शामिल हो चुके थे। और 1766 में जब हैदर अली ने इस पर आक्रमण किया, और कब 1766 में हैदर अली ने आक्रमण किया, केरल पर आक्रमण किया और इसने जो है त्रावणकोर और मालाबार तट इस पर हैदर अली कब्जा कर लेता है। हालांकि जब केरल के राजा मार्तंड वर्मा थे उस समय केरल को उन्होंने काफ़ी मजबूत किया और साथ ही साथ जब मार्तंड वर्मा की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद जो उनके उत्तराधिकारी आए उसमें जो राम वर्मा उत्तराधिकारी थे उन्होंने भी केरल की संस्कृति को, केरल की शिक्षा को काफ़ी संरक्षण दिया और साथ ही साथ पश्चिमी शिक्षा को भी केरल की संस्कृति में, केरल की शिक्षा पद्धति में उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को भी शामिल किया। तो ये हो गया आपका केरल राज्य के बारे में। तो फिलहाल क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।